हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम बिहार के इतिहास पर चर्चा करेंगे। बिहार के इतिहास पर हम चर्चा को अब आगे बढ़ाएं, उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि इससे प्रतिवर्ष कितने प्रश्न मोटे तौर पर पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए, विगत 10 वर्षों में जो पूछे गए प्रश्नों का ट्रेंड है ना, मोटे तौर पर जो इतिहास होता है, इतिहास विषय है और मुख्य रूप से वह बिहार के इतिहास से ही संबंधित होता है। 39 से लेकर 31 तक, मतलब कभी 39, कभी 31, कभी 40, कभी 41 प्रश्न पूछे गए हैं। जाहिर है, अगर बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को हमें क्वालिफाई करना है तो बिहार के इतिहास को नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा, इसे महत्व देना आवश्यक है। तो आज इसी संदर्भ में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इससे पूर्व कुछ और तथ्यों को हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से इतिहासविदों ने इतिहास को 3 खंडों में बांटा है। इनमें जो सबसे पहला खंड है वह है जिसे हम प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक जो काल होता है, उस ऐतिहासिक कालखंड का कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं होता है, तो इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उसमें भीमबेटका, आदमगढ़, बुर्जहोम, चिरांद, कोल्डिहवा, मेहरगढ़ वगैरह हैं। यहां से कुछ ऐसे पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए जिनके आधार पर इस कालखंड के अध्ययन में सुविधा हो गई। इस कालखंड के मानव जो थे उनमें सभ्यता का उस स्तर पर विकास नहीं हुआ था। अभी वह सभ्य जीवन जीने की प्रक्रिया को शुरू नहीं कर पाए थे। इनके द्वारा जो प्रयुक्त उपकरण थे वह हैंडेक्स था, क्लीवर था ना? इस प्रागैतिहासिक कालखंड को पुनः 3 कालखंडों में बांटा गया, इनकी कुछ विशिष्टताओं के आधार पर, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है। इसके संदर्भ में हम आगे और चर्चा करेंगे। अभी तत्काल हम देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल को। जो आदि ऐतिहासिक काल है, इस संदर्भ में इससे संबंधित लिपियां तो उपलब्ध हैं, परंतु इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह एक सीमा है। आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित जो कुछ स्थल हैं, मतलब ऐतिहासिक स्थल हैं, वह है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति के संदर्भ में भी कह सकते हैं, है ना? गौरिक और कृष्ण लोहित मृद भांड इस सभ्यता से संबंधित कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इस कालखंड का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है ऐतिहासिक कालखंड। ऐतिहासिक कालखंड का इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध है और यह इतिहास किस रूप में है? साहित्यिक, पुरातात्विक, यात्रा वृत्तांत आधारित। इस कालखंड तक आते आते मनुष्य सभ्य बन चुका था। अब आगे आइए हम कुछ और तथ्यों को देखें। प्राचीन बिहार के अब इतिहास पर हम आ जाते हैं। ऐसे हमने समग्र तौर पर इतिहास के अध्ययन की पद्धति को समझा, जाना। अब हम बिहार के इतिहास की ओर संक्रमित होते हैं, अग्रसर होते हैं। तो उस संदर्भ में हम सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध और जैन धर्म काल, मौर्य और मौर्योत्तर काल और गुप्त वंश का काल जो है वह प्राचीन भारत के संदर्भ में अध्ययन की दृष्टि से बेहद अहम हो जाता है। पाषाण काल में के संदर्भ में हम देखें, पाषाण काल में मनुष्य को धातु का ज्ञान नहीं था। मनुष्य अपनी रक्षा, शिकार और दैनिक कार्यों के लिए मुख्य रूप से पत्थरों का उपयोग करते थे। पाषाण काल को मानव विकास और पत्थरों के उपयोग के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आइए आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल में मानव मुख्यतः शिकारी और खाद्य संग्राहक था तथा वह बड़े बड़े खुरदरे पत्थरों से औजार बनाता था। बिहार में इसका प्रमाण मुंगेर, नालंदा वगैरह से प्राप्त हुआ है। यहां से कुल्हाड़ी मिले हैं, चाकू मिला है और खुरपी के रूप में कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज।
इस कालखंड में भी मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक तो था, वह अब पशुपालक भी बन गया था। हथियारों की गुणवत्ता ज्यादा अच्छी हो गई थी और छोटे और तेज धार वाले हथियारों का प्रयोग वह करने लगा था। बिहार में इसका साक्ष्य मुंगेर से प्राप्त हुआ है। फिर आते हैं नवपाषाण काल की तरफ। नियोलिथिक एज इसे कहते हैं। नियोलिथिक एज में मानव ने खाद्य उत्पादन शुरू किया। क्रमशः देखिए किस तरह से प्रवृत्ति बदल रही है ना। खाद्य उत्पादन शुरू किया और जब खाद्य उत्पादन शुरू हुआ तो बस्तियों का स्वरूप अस्थायी हो गया, है ना। इसी समय कृषि प्रारंभ हुआ और इसका प्रमाण मिलता है बिहार में चिरांद से, जो सारण जिले में अवस्थित है, और चेचर से, जो वैशाली जिले में अवस्थित है, और एक और स्थान मनेर से, जो पटना में अवस्थित है, और एक और महत्वपूर्ण स्थान सनवार है, जो रोहतास जिले में अवस्थित है। यहां से पत्थर और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ कैमूर, नवादा, जमुई के गुफा चित्र भी मिले हैं। इन गुफा चित्रों की उम्र लगभग 2500 ईस्वी पूर्व है ना। हमने पाषाण काल को देख लिया। अब हम आते हैं ताम्रपाषाण काल की ओर। ताम्रपाषाण काल को चाल्कोलिथिक एज कहते हैं। इस काल में मानव ने पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तांबा का प्रयोग भी शुरू कर दिया था। इसका प्रमाण कहां कहां से मिलता है? इसका प्रमाण चिरांद से, सोनपुर से, ताराडीह से, चेचर से, मनेर से और सनवार से प्राप्त होता है। देखिए यह जो ये खंड है, इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। जैसे सीडीपीओ की परीक्षा में पूछा गया था, 44वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। तो हमने देख लिया पूरा पाषाण काल से संबंधित। अब आते हैं हम वैदिक कालीन बिहार की तरफ। वैदिक कालीन बिहार जो था, यह माने वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता थी, है ना। प्राचीन सभ्यता है। इसके अध्ययन का स्रोत मुख्यतः वेद है। वैदिक काल तक मतलब इसे दो कालखंडों में बांटा जा सकता है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, है ना, विभाजित किया जा सकता है इसे। लेकिन वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार तक नहीं हो सका है। यहां तक कि जो ऋग्वेद में ऐसा सूक्त मिलता है जिसमें आर्यों ने प्रार्थना की है कि जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनसे गाय छीन लिए जाएं, है ना, क्योंकि यह न तो सोम रस का पान करते हैं और न ही ये यज्ञ करते हैं, है ना। इस क्षेत्र को कीकट कहा गया। मुख्य रूप से इसमें मगध का क्षेत्र शामिल था, है ना। बाद में व्रात्य भूमि कहा गया, है ना। बाद में सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि एक राजा थे विदेध माधव। वह अपने पुरोहित के साथ अग्नि का पीछा करते हुए गंडक नदी तक पहुंचे और यहां पर गंडक नदी के तट पर जब इनका आगमन हुआ, वहीं से इस प्रदेश का आर्यीकरण प्रारंभ हुआ। इस कथा का एक महत्व है ना। महत्व यह है कि यहीं से माना जाना चाहिए, प्रतीकात्मक अर्थ है ना, कि जब लोहे का आविष्कार हो चुका था, लोहे के औजार प्रयोग में लाए जाने लगे थे, तब गंगा के भूभाग में जो वन प्रदेश था उसको साफ कर कृषि प्रारंभ हुआ और फिर आर्य इस प्रदेश में आकर रहने लगे, है ना, और इस प्रदेश का आर्यीकरण हुआ। आर्यीकरण के क्रम में उत्तर वैदिक काल में मिथिला जो था वह शक्ति का केंद्र बन गया, है ना। इसके राजा थे जनक और इनके दरबार में याज्ञवल्क्य के जैसे विद्वान रहा करते थे। वराह पुराण में इस प्रदेश को अपवित्र प्रदेश भी कहा गया है। तो हमने वैदिक सभ्यता के संदर्भ में जाना कि कैसे आर्यीकरण हुआ और वैदिक सभ्यता का प्रसार किस कालखंड में, किसके समय में हुआ, किन वजहों से हुआ। अब आते हैं हम अगले टॉपिक, महाजनपद काल। महाजनपद काल यह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में मतलब माना जाना चाहिए कि इसका प्रसार हुआ। तब हुआ जब लोहे के हथियार का बहुत अधिक प्रयोग किया जाने लगा। लोहे के हथियार के प्रयोग की वजह से वनों को साफ किया जाने लगा। वनों से
कृषि भूमि को लोगों ने प्राप्त किया, कृषि अधिशेष प्राप्त होने लगा, और फिर इनके जो आर्थिक परिवर्तन हुए उसके फलस्वरूप यहां पर क्षेत्रीय भावना के उदय के साथ साथ नगरों का भी विकास हुआ, मतलब शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, है ना। और बुद्ध के समय तक आते आते तो 16 महाजनपद स्थापित हो चुके थे। इसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, उसमें मिलता है ना। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार से संबंधित थे। एक था मगध, दूसरा था अंग, तीसरा था लिच्छवी, है ना। इसमें मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था, है ना। महाजनपदों का दक्षिणवर्ती विस्तार जो था वह अस्मक था, यह दक्षिण भारत में अवस्थित था, गोदावरी नदी के किनारे था, है ना। तो हमने महाजनपदों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। बुद्ध के समय में 10 गणराज्य थे, जिनमें 8 वज्जी संघ और 2 मल्ल के अंतर्गत आते थे, जबकि 4 प्रमुख शक्तिशाली राजतंत्र थे, कोशल, मगध, वत्स और अवंती, है ना। जो बिहार में 3 महाजनपद थे, उससे संबंधित कुछ और तथ्यों को हम जान लेते हैं। जो मगध था, इसमें अभी का पटना, गया और नालंदा शामिल है। जो वज्जी या लिच्छवी महाजनपद था, इसमें वैशाली और मुजफ्फरपुर शामिल है। और जो अंग था, इसके अंतर्गत भागलपुर और मुंगेर शामिल है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 16 महाजनपद हैं। इन महाजनपदों की राजधानी देखिए, महाजनपद से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया 46वीं बीपीएससी में। सबसे अधिक शक्तिशाली कौन जनपद था, महाजनपद था, इस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था। आइए 16 महाजनपदों को देखते हैं और उनकी राजधानी को देखते हैं, है ना। जो 16 महाजनपद थे, उसमें पहला काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी, है ना। फिर उसके बाद दूसरा महाजनपद है अवंती। अवंती 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। तीसरा जो जनपद था, इसकी राजधानी थी चंपा, अंग। तीसरा महाजनपद अंग, इसकी राजधानी चंपा। यह सीडीपीओ में प्रश्न पूछा गया है। चौथे क्रमांक पर मगध को देखते हैं। मगध की राजधानी ग्रीवरज या राजगृह थी, वर्तमान का राजगीर। इससे संबंधित प्रश्न 66वीं बीपीएससी और 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है, रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, है ना। वज्जी संघ, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली, है ना। 52वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसके साथ साथ अब आते हैं मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनारा या पावापुरी। फिर है चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। फिर है वत्स की राजधानी थी कौशांबी। पुनः कुरु जनपद को देखें, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी, पांचाल महाजनपद 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी पांचाल राजधानी थी अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल राजधानी थी कांपिल्य। फिर है मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी है विराटनगर। फिर है शूरसेन, इसकी राजधानी है मथुरा। फिर है अस्मक या पोटन या पोटली। कोसल, इसकी राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। फिर गांधार, राजधानी तक्षशिला, है ना। कंबोज, इसकी राजधानी लाजपुर और हाटक। इस महाजनपदों से संबंधित प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाने की संभावना रहती है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इसको ठीक से तैयार कीजिए और भारत के मानचित्र पर इन महाजनपदों को चिन्हित कीजिए या फिर इनसे संबंधित मानचित्र होंगे, उनको देख लीजिए। हमने महाजनपदों को देख लिया,